Hello everyone. Today I am going to take a lecture of operation research, and today's our topic is formulation of linear programming problem. Okay, we have already seen on in our introductory session of operation research what is the definition of the operation research, what is the linear programming, what is a feasible solution, optimum solution, decision variable. Okay, so the word linear means that relationship handled are those which can be represented by a straight line, that is relationship of the form y is equal to ax plus b. Okay, the word programming means taking decision systematically. Okay, so in our lecture the three important terms is the decision variable, feasible solution and optimum solution. Okay, what is a feasible solution? Feasible solution means कि आपके जितने भी सॉल्यूशन है, इफ ऑल द सॉल्यूशन आर सेटिस्फाइड द कंस्ट्रेंट इक्वेशन, मतलब यदि आपके जो भी सॉल्यूशन है वो यदि आपके कंस्ट्रेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो सभी सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन होते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन होते हैं. गॉट इट. ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होता है कि यदि आपके पास क्वेश्चन का फॉर्मेट मैक्सिमाइजेशन के फॉर्म में है, तो जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी फिजिबल सॉल्यूशन में वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा. बट इन केस आपका जो क्वेश्चन है वो मिनिमाइज के फॉर्म में है, तो जो भी आपके फिजिबल सॉल्यूशन की मिनिमम वैल्यू होगी वो आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा. ओके, so the formulation of LP model is the formulation of LP model क्या होता है कि formulation of LP model refers to translating a problem into a format of mathematical equation. मतलब कि एलपी मॉडल का फॉर्मुलेशन क्या होता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को ट्रांसलेट करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन में. ओके, सो इसमें आपको थ्री स्टेप्स मैन होती है. नंबर वन है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज. ओके, सेकेंड है आपका सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट डिपेंड करता है आपकी कंडीशंस पे कि आपको कितनी कंडीशन दी हुई है. ओके, और थर्ड है आपका नॉन नेगेटिव. जो भी आपके वेरिएबल है वो ऑलवेज आपके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए. ओके, दैट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को हमें यदि ट्रांसलेट करना है मैथमेटिकल इक्वेशन में, तो हमें उस प्रॉब्लम को इन थ्री स्टेप्स में लिखना होगा. गॉट इट. सो हमें क्वेश्चन देखते हैं. अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट ए एंड बी. both the product passes through two machines M1 and M2. ओके, एक कंपनी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के टू प्रोडक्ट है ए एंड बी, और ये दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं ये एक मशीन टू मशीन से M1 और M2 वहां से पास होते हैं. ओके, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी ऑन ईच मशीन. ओके, ये जो दोनों प्रोडक्ट है ए एंड बी वो M1 और M2 दोनों मशीन से पास हो रहे हैं. एंड द अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ ईच मशीन. दोनों मशीन की जो कैपेसिटी है वो आपको यहाँ पर गिवन है. ओके, तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है दोनों मशीन की और गिवन है आपको यहाँ पर एक टेबल. समटाइम्स बहुत से क्वेश्चन में आपको ऐसी टेबल गिवन नहीं होती है. ओके, आपको ये सभी वैल्यू सेंटेंस के फॉर्म में ही क्वेश्चन में लिखी होती है. ओके, बट आपको यहाँ पर टेबल गिवन है. टेबल आपको दी है प्रोडक्ट ए एंड बी. यहाँ पर आपको मशीन दी हुई है M1 एंड M2. ओके, और प्रोसेसिंग टाइम पर यूनिट अर्स आपको दिया हुआ है. ए एंड बी का दिया हुआ है M1 का 6 अर्स, M2 का 2 अर्स. ओके, और प्रोडक्ट बी का दिया हुआ है M1 का 4 अर्स और M2 का 4 अर्स. ओके, अवेलेबल कैपेसिटी M1 मशीन की दी हुई है 3600 और अवेलेबल कैपेसिटी M2 मशीन की दी हुई है 2000. ओके, यहाँ पर थोड़ा सा एरर है, ये 200 नहीं है 2000 है. ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल is sufficient to produce 500 number of product A and 400 for B.
each unit of product A gives a profit of rupees 25 each and the product B gives a profit of rupees 20. Okay, अब सबसे पहले वी कंसिडर अ डिसीजन वेरिएबल. आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से आपको डिसीजन वेरिएबल फाइंड करना पड़ेगा कि आपको डिसीजन वेरिएबल कितने लेने. ओके, डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर इंट्रोडक्टरी सेशन. मैंने आपको बताया था कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं उनको हम डिसीजन वेरिएबल में कंसीडर करते हैं. ओके, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जितने भी आपको डिसीजन वेरिएबल लेने हैं वो 99% आपको फर्स्ट सेंटेंस से पता चलता है. ओके, अ कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट ए एंड बी. तो आपको यहाँ पर कितने प्रोडक्ट गिवन है, 2 प्रोडक्ट ए एंड बी. तो यहाँ पर हम जो डिसीजन वेरिएबल लेंगे वो कितने लेंगे, 2 लेंगे. ओके, बट आप आगे इसको रीड करो, यहाँ पर 2 मशीन्स M1 एंड M2 भी दिया हुआ है. ओके, समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में वो पहले आपको M1 और M2 मशीन पहले दे दें और प्रोडक्ट बाद में दे. हो सकता है कि ऐसा हो. तो कंफ्यूजन यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्ट भी गिवन आपको 2 है और जो आपका मशीन है M1 और M2 वो भी 2 मशीन्स गिवन है. इन केस आपको यदि यहाँ पर 3 मशीन्स गिवन होती, फॉर एग्जाम्पल वी आर गिवन इन द मशीन्स M1 एंड M2 एंड M3. ओके, सो वी कंफ्यूज्ड कि हाउ वी कंसीडर द डिसीजन वेरिएबल, मतलब हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन वेरिएबल लें या हम मशीन के अकॉर्डिंग डिसीजन वेरिएबल लें. ओके, सो यदि आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होता है तो आप क्वेश्चन में ये फाइंड करो कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर गिवन है. गॉट इट, profit and loss. By profit in your maximization, loss in your minimization. इन केस समटाइम्स आपको यहाँ पर सेल्स और कॉस्ट वर्ड भी लिखे हुए आते हैं. यदि सेल्स है दैट मीन्स आपका वो प्रॉफिट का क्वेश्चन है और यदि वहां पे कॉस्ट लिखा हुआ है तो वो आपका लॉस का क्वेश्चन होगा. ओके, सो यहाँ पर आप देखिए, आपको उसने बोला है कि ए गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹25 और बी का उसने गिवन है 20 रुपीज. सो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट गिवन है वो 2 नंबर्स गिवन है. ओके, मतलब ए का और बी का 25 रुपीज और 20 रुपीज. इन केस यदि आप फर्स्ट सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है सो आप यहाँ के प्रॉफिट और लॉस को सर्च करो अपने क्वेश्चन में कि वो कहाँ लिखा हुआ है. गॉट इट, तो आपको यहाँ से पता चलेगा कि जितने भी प्रॉफिट या लॉस के वहां पर नंबर दिए हैं हमें उतने ही डिसीजन वेरिएबल को कंसीडर करना है. ओके, सो हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं. द एलपी मॉडल फॉर्मुलेशन वेरिएबल, हमें वेरिएबल डिसाइड करना है. तो हमने कंसीडर किया कि वेरिएबल 2 ही होंगे. आप x1 x2 भी ले सकते हैं या आप xy भी ले सकते हैं. ओके, सो x1 हमने कंसीडर किया है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए टू बी मैन्युफैक्चर्ड. ओके, एंड x2 को हमने कंसीडर किया है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बी टू बी मैन्युफैक्चर्ड. ओके, so first we make the objective function. Okay, our objective function always depends on maximization and minimization. Okay, so in our question we are given in the profit. Okay, so हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैक्सिमाइज z. ऑलवेज आपको यहाँ पे अल्फाबेट z ही यूज करना है. मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 2 डिसीजन वेरिएबल है x1 एंड x2 और आपको प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, a दैट मीन्स x1 वेरिएबल उसके लिए 25 रुपीज है. b दैट मीन्स x2 वेरिएबल, इसके लिए आपको उसने कितने रुपीज दिया हुआ है, 20 रुपीज. ओके, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट वी मेक ऑब्जेक्टिव फंक्शन. आफ्टर दैट वी मेक द सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इक्वेशंस. ओके, कंस्ट्रेंट दैट मीन्स की कंडीशन. ओके, तो ये जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है वो आपको यहाँ टेबल से मिलेगा कि सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हम कैसे बनाएंगे इक्वेशन. सो फर्स्ट यू सी योर प्रोडक्ट ए एंड बी. तो ए के लिए आपने x1 डिसीजन वेरिएबल लिया है, बी के लिए x2 डिसीजन वेरिएबल लिया है. ओके, सो आवर फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वेशन इज 6x1 plus 4x2 लेस देन इक्वल टू 3600. ओके, उसने अवेलेबल कैपेसिटी बोला है. अवेलेबल कैपेसिटी दैट मीन्स व्हाट कि वो 3600 ही है, मतलब वो या तो उससे लेस होगी या तो उसके इक्वल होगी. ओके, सो फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वेशन इज
6x1 plus 4x2 less than equal to 3600. Okay, and our second constraint equation is 2x1 plus 4x2 less than equal to 2000. So 2x1 plus 4x2 less than equal to 2000. Okay, these two are our constraint equation. Okay, again, the availability of material is sufficient to produce 500 number of product A and 400 for product B. मतलब अवेलेबिलिटी उसने दी है कि इतना सफिशिएंट है, तो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, x1 लेस देन इक्वल टू 500 एंड x2 लेस देन इक्वल टू 400. इन केस इन आवर क्वेश्चन यदि आपको ये यहाँ पर नहीं दिया हुआ होता, आपका जो भी प्रोडक्ट है ए और बी उनका यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं दी हुई होती, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट ओनली 2 इक्वेशंस पर ही होता, थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस हमारे पास नहीं होती. गॉट इट. अब लास्ट में हम लिखते हैं नॉन नेगेटिविटी. नॉन नेगेटिविटी में हम क्या लिखते हैं, जो भी आपने डिसीजन वेरिएबल यूज किया है, जो भी आपने कंसीडर किया है, उसको आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखना है. ओके, गॉट इट. इन केस यदि आपको टेबल से ऐसा कंफ्यूजन हो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 6x1 प्लस 4x2 लिया, मैं भी ऐसा हो सकता है कि मैं इसको 6x1 और फिर यहाँ पे 2 लिख लूं, 6 के साथ 2 को मैं कंसीडर करूं, बट a को मैंने x1 डिसीजन वेरिएबल लिया है, तो 6x1 प्लस 2x1 ये तो 8x1 हो गया. और यदि ये 8x1 की मेरी इक्वेशन हम बना भी लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर लेस देन इक्वल टू के लिए कोई भी नंबर नहीं है, कंडीशन नहीं है. ओके, सो आप यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुली रीड करना क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में आपको टेबल गिवन है, सो आपने इसका जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन है वो हमारा इजीली बन गया. ओके, ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द XYZ कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट A एंड B. एक XYZ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उनके डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट है A और B. ईच प्रोडक्ट इज प्रोसीड इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट. एवरी प्रोडक्ट 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट से प्रोसीड हो रहा है. फर्स्ट है कॉस्टिंग, मशीनिंग एंड फाइनली इंस्पेक्शन. ओके, द कैपेसिटी ऑफ डिपार्टमेंट्स आर लिमिटेड टू. ये जो तीनों डिपार्टमेंट है इनकी कैपेसिटी आपको गिवन है 45 आवर्स, 35 आवर्स एंड 30 आवर्स पर वीक रेस्पेक्टिवली. ओके, अब प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 10 hours in costing, 12 hours in machining and 6 hours in inspection. Okay, whereas product B requires 7 hours, 6 hours and 8 hours respectively. Okay, तो यहाँ पर A और B प्रोडक्ट का उन्होंने अलग अलग यहाँ पर तीनों जो है डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट, वहां से उसका कोरिलेट करके गिवन है. ओके, अब सबसे पहले जैसे ही हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल में हमारे माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि हमें डिसीजन वेरिएबल कितने यूज करने हैं. ओके, गॉट इट. सो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आपको उसने 2 डिफरेंट प्रोडक्ट गिवन है. ओके, तो डिफरेंट प्रोडक्ट गिवन है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पर जो डिसीजन वेरिएबल है वो 2 डिसीजन वेरिएबल ले सकते हैं, x1 एंड x2. गॉट इट. बट मान लीजिए कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि जो प्रोडक्ट ए है और जो प्रोडक्ट बी है वो 3 डिपार्टमेंट से प्रोसीड हो रहा है. तो 3 डिपार्टमेंट है, तो मुझे डिसीजन वेरिएबल 3 तो नहीं लेना चाहिए, कॉस्टिंग, मशीनिंग और इंस्पेक्शन का. सो आप आगे रीड करो क्वेश्चन को. आपका 2 और 3 में यदि कंफ्यूजन है तो आप आगे जाओ. आगे लिखा हुआ है द प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन for unit product of A and B is rupees 50 and 40 respectively. ओके, दैट मीन्स आपको प्रॉफिट का क्वेश्चन गिवन है, तो आपका क्वेश्चन किस पर डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमाइज जेड के ऊपर. ओके, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको यहाँ पर 2 ही नंबर गिवन है. ए एंड बी के जो प्रॉफिट है वो 50 रुपीज और 40 रुपीज यहाँ पर गिवन है. ओके, तो यहाँ पर वन थिंग हमारी ये क्लियर हो गई है कि हमें यहाँ पर कितने डिसीजन वेरिएबल लेने हैं, ओनली 2 डिसीजन वेरिएबल लेने हैं. ओके, x1 एंड x2. तो x1 क्वांटिटी ऑफ A टू बी मैन्युफैक्चर्ड और x2 क्वांटिटी of B to be
मैन्युफैक्चर। ओके, सो और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 50 रुपीज और 40 रुपीज, ये हमको प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे लिखा मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 50x1 एंड 40x2। ओके, अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट के लिए यदि आपको प्रैक्टिस में हो जाए तो आप ये टेबल को इग्नोर कर सकते हैं एंड डायरेक्टली यू राइट ओनली द कंस्ट्रेंट इक्वेशन। ओके, बट इन केस यदि आपको कुछ कंफ्यूजन है तो फर्स्ट वी मैक द टेबल। ओके, सो आपको ए और बी प्रोडक्ट का, आप यहाँ पर देखिए ए और बी का, यहाँ पर उसने कॉस्टिंग, मशीनिंग और इंस्पेक्शन का, ए प्रोडक्ट के लिए उसने आपको यहाँ पर वैल्यूज दी थी, आप ये देखिए 10, 12 और 6। ओके, और सेकेंड के लिए दिया था उसने 7, 6 और 8। तो हमने यहाँ पर टेबल एक बनाया, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, कॉस्टिंग, मशीनिंग एंड इंस्पेक्शन। तो ए प्रोडक्ट का है 10, 12 और 6, बी प्रोडक्ट की वैल्यूज है 7, 6 और 8। ओके, अब उसने यहाँ पर गिवन है इन आवर क्वेश्चन, वी आर गिवन इन द कैपेसिटी of department. Capacity of department are limited to 45 hours, 35 hours and 30 hours. Okay, so we write the capacity 45, 35 and 30. Okay, in case आप यदि कंफ्यूज हो गए कि ये 45, 35 और 30 को मैंने यहाँ लिखा है वर्टिकल, यदि मैं हॉरिजेंटल लिखूं तो हॉरिजेंटल लिखेंगे तो एक नंबर आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि मुझे कैपेसिटी और इनको कैसे राइट करना है। ओके, अब आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 50 एंड 40। ओके, सो फर्स्ट कांस्टेंट इक्वेशन इज 10x1 प्लस 7x2 लेस देन इक्वल टू 45। मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यदि मैं ऐसे लिखूंगी 10x1 तो ये भी 12x1 होगा और ये भी 6x1 होगा। वाई? क्योंकि मैंने डिसीजन वेरिएबल तो ए और बी के अकॉर्डिंग x1 और x2 लिए हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, 10x1 प्लस 7x2 लेस देन इक्वल टू 45। सेकेंड आपको क्या लिखना है, 12x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 35। और थर्ड इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, 6x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल टू 30। ओके, और यहाँ पर ये तीनों इक्वेशन कंस्ट्रेंट की लिखने के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, x1 कॉमा x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जो लास्ट इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑल डिसीजन वेरिएबल आर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमें कंसीडर करके ही लिखना है। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको कोई भी टेबल गिवन नहीं है। ओके, इन केस यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, सो आप कंस्ट्रेंट की इक्वेशन लिखने से पहले आप एक शॉर्ट सी टेबल बना लीजिए, ताकि आपको टेबल को देखकर आप जल्दी से इक्वेशन क्लियर होगी कि आपको कैसे लिखना है। ओके, सो दिस इज आवर फॉर्मुलेशन ऑफ एलपी मॉडल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम ग्राफिकल मेथड से किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके।